हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के जो हमने सीरीज स्टार्ट किए थे उसके थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे मनी डिमांड एंड सप्लाई एंड क्रिएशन। मतलब कि मुद्रा का मुद्रा की मांग, उसका सप्लाई और उसका क्रिएशन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हमें एक थ्योरी पढ़ना होगा जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इस थ्योरी को दिया था एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था किन्स। किन्स ने एक किताब लिखी थी, उस बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उनके अकॉर्डिंग जो जनरल पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो तीन मोटिव के लिए तीन मोटिव के लिए अपने पास पैसे को रखते हैं लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड क्या है उसे मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, लिक्विडिटी क्या होता है एसेट का। पहले हम समझते हैं कि तीन तरीके से, तीन मोटिव से जनरल लोग पैसे रखते हैं अपने पास। पहला मोटिव होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। चलिए एक एक करके सारे को हम समझते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है? ट्रांजैक्शन मोटिव वो होता है जो कि अ, सामान्य दिनचर्या के लिए उनको जो भी पैसे की जरूरत होती है, जैसे टमाटर, सब्जी, अनाज, दूध, इन सारी चीज़ों के लिए जो पैसों का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। के लिए जो पैसे रखते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा आता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव जैसे कि मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया, या फिर कहीं घूमने उनका टूर का प्लान हुआ, या फिर इमरजेंसी के समय जो पैसे, इमरजेंसी के टाइम के लिए जो पैसे रखते हैं उसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। जैसे अभी कोविड में लॉकडाउन लग गया था, हर तरफ हाहाकार मचा था, तो उस समय जो पैसे का इस्तेमाल किया गया, उन पैसों को बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा रखना। एक होता है लास्ट, जो किन्स के अकॉर्डिंग जो लास्ट है उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। इसमें क्या होता है कि मान लो गोल्ड का दाम घटता है, बढ़ता है, लैंड रियल एस्टेट में दाम क्या होता है, प्राइस क्या होता है, उसके घटते और बढ़ते रहते हैं। तो लोग स्पेकुलेटन स्पेकुलेशन करते हैं कि अगर किसी भी कमोडिटी का दाम घटता है, उस समय हम उस पैसे का इस्तेमाल करके उस चीज़ को परचेज कर लेंगे, फिर बाद में ऊंचे दाम पर हम इसको बेच देंगे। चलिए, अब मनी का सप्लाई कैसे होता है। देखिए, मनी के सप्लाई में ना बैंक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के अंदर। तो बैंक के पास दो तरह की लाइबिलिटीज होती हैं। एक लाइबिलिटीज को बोलते हैं टाइम लाइबिलिटीज और दूसरी लाइबिलिटीज को बोलते हैं डिमांड लाइबिलिटीज। अब टाइम लाइबिलिटीज के अंदर में क्या जाता है? टाइम लाइबिलिटीज के अंदर में आता है फिक्स डिपॉजिट, कमुलेटिव डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। ये सारे डिपॉजिट्स जो होते हैं वो टाइम लाइबिलिटीज के अंदर आ जाते हैं। ये नाम से ही समझ में आता है, टाइम मतलब कि एक समय के बाद वो उसको पे करना होगा। लाइबिलिटीज का क्या मतलब हुआ? लाइबिलिटीज का मतलब हो गया मियादी, मतलब कि एक समय के बाद आपको उसको पैसा पे करना होगा। तो जितना भी फिक्स डिपॉजिट होता है, एक टाइम बॉन्ड होता है, एक टाइम के बाद उसको देना होता है। तो अगर बैंक जो होगा ना, वो पैसा मैच्योरिटी से पहले कस्टमर्स को देने के लिए लीगली बॉन्डेड नहीं होगा, मतलब वो पहले नहीं दे सकता, बाद में ही देगा। अगर मान लो किसी को पहले चाहिए वो पैसे, तो उसके लिए क्या करना होगा? बैंक चाहे तो कुछ पेनाल्टी या फिर कुछ फाइन लगा के वो पैसा उसको पे कर सकते हैं। इसकी लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, मतलब कि इसको आप पैसे में कन्वर्ट करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरी तरफ होता है डिमांड लाइबिलिटीज। अब बैंक का डिमांड लाइबिलिटीज क्या क्या होता है? करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट। और ये क्या होता है? ये होता है अगर पैसे फिक्स डिपॉजिट में जो ओवर ड्यू बैलेंस है उसको बोलते हैं डिमांड लाइबिलिटीज। मतलब कि अगर डिमांड करे तो कस्टमर्स को वो पैसे उनको पे करना पड़ेगा। ये ज़्यादा लिक्विड होता है, क्यों? क्योंकि इसको इजीली कन्वर्ट करना होता है पैसे के अंदर में। अब चलिए, जो मनी सप्लाई है ना, ये किसी भी इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मनी सप्लाई कहते किसको हैं? किसी एक खास समय पे इकोनॉमी में जितना पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। पहले ही मैंने बताया मनी सप्लाई इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मनी सप्लाई और किस चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? प्राइस लेवल पे, इंटरेस्ट रेट्स पे। जैसे ही मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट्स पे क्या असर पड़ता है, या फिर मनी सप्लाई बढ़ता है तो कमोडिटी के प्राइस पे क्या असर पड़ता है। ये सारी चीज़ों को अभी हम आगे वाले आने वाले समय में इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरबीआई जो है ना,
उसके पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, सर्टेन इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे वो तय करता है मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर में। उसने इन इंडिकेटर्स को नाम दिया M0, M1, M2, M3, M4। गलती से M3 दो बार टाइप हो गया, इट्स माई टाइपिंग मिस्टेक। तो M1 क्या होता है? M1 होता है क्वाइंस एंड करेंसी, जितना पैसा पब्लिक के हाथ में है और डिमांड डिपॉजिट के रूप में उसने जितना कॉमर्शियल बैंक में जमा कर रखा है। मैं सिर्फ यहाँ कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं M1। M2 क्या है? M1 मतलब क्या आ गया? क्वाइंस और करेंसी विथ पब्लिक, पब्लिक के पास जितना पैसा है और डिमांड डिपॉजिट में उसने जितना पैसा जमा कर रखा है, उसके अलावा जो उसने पोस्ट ऑफिस बैंक में डिमांड डिपॉजिट जमा कर रखा है सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में। आपको पता होगा कि अकाउंट्स दो तरीके के होते हैं, सेविंग्स अकाउंट्स और करेंट अकाउंट। M1 और M2 को क्या कहा जाता है? नैरो मनी कहा जाता है। M3, M3 क्या होता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, मतलब कि M1 करेंसी एंड क्वाइंस विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक और टाइम डिपॉजिट। इसमें क्या था? M1 में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट था, इसमें क्या आएगा? टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया टाइम डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। तो जो कमर्शियल बैंक में टाइम डिपॉजिट का पैसा जमा है उसको बोलते हैं M3। और M4 क्या बोलते हैं? M4 किसको बोलते हैं? M4 बोलते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3, ऊपर के जितने भी एंटिटीज है सबको ऐड कर देंगे तो M4 मिल जाएगा। M3 और M4 को हम लोग ब्रॉड मनी के रूप से भी जानते हैं। M3 जो है उसको एग्रीगेट मॉनेटरी भी बोलते हैं, क्योंकि उसका टोटल जो सम होता है उसको M3 बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी को अगर हम लोग सीधे टर्म में डिफाइन करें ना, तो इसको बोलते हैं कि किसी भी एसेट को कैश में कन्वर्ट करने का जो उसका एबिलिटी होता है उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब ये कि अगर आपके पास 2000 का, ऐसे समझते हैं सीधा लेमन लैंग्वेज में अगर हम इसको समझे तो, अगर आपके पास 2000 का नोट है और अगर आपके पास 500 का नोट है, तो उसमें सबसे इजी उसको यूज करना, सबसे इजी कौन से नोट के लिए होगा? 500 का नोट, क्योंकि 500 की लिक्विडिटी, तो अब हम ऐसे बोलेंगे कि 500 की लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, 2000 के नोट की लिक्विडिटी काफी कम है। क्योंकि अगर आप 500 को किसी को देते हैं तो आपको 100 के 5 नोट्स देगा और इजिली आपको वो इन कैश कर लोगे और आप उन छोटे छोटे पैकेट से 100 रुपए के नोट से आप कोई भी सामान इजिली परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आपको कितने नोट्स चाहिए? 100 के 20 नोट्स चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है और ये इजी नहीं होता है कि हर किसी के पास 20 नोट्स हो 100 के। विथ रिस्पेक्ट की ये काफ़ी आसान होता है कि 5 नोट्स हो 100 के। इसलिए आप देखने जानते होंगे कि अगर आप चेंज कराने जाते हैं तो 500 के नोट इजीली चेंज हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है 100 के नोट्स में, विथ रिस्पेक्ट टू की 2000 का नोट। चलिए अभी हम कुछ ऐसे एसेट्स को देखते हैं जो कि हाईली लिक्विड है, जैसे कि गोल्ड, डिमांड डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये क्या होता है ना, इसको जल्दी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। वहीं दूसरी ओर रियल एस्टेट, पेंटिंग्स, ये सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि जमीन हो गया, उसको बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मतलब अगर आपको 2 दिन में उसके बदले में कैश चाहिए तो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसके जरिए मैंने लिक्विडिटी को आपको समझाने की कोशिश की। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर क्या है ना, कि मनी मल्टीप्लायर में क्या होता है कि मार्केट में पैसा कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, मार्केट में तेजी से पैसा कैसे बदल रहा है, उसको हम लोग मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। अब उस चीज को कैसे समझेंगे? मान लो आपके किसी एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ए, उसके उसके पास टोटल 100 रुपया डिपॉजिट हुआ उसके पास। अब क्या है ना कि उस 100 रुपया में से उसको 20 रुपया रखना होगा रिजर्व्स में, CRR, SLRR, बहुत ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिसमें कि उनको बैंक्स को मैंडेटरी हो जाता है रखना। तो उसके पास 80 रुपया बचा, इस 80 रुपया में से उसने बैंक बी को लोन में दिया। बैंक बी में ने भी वही किया, 16 रुपया उसने अपने रिजर्व्स में रखे, फिर 64 रुपया बैंक सी को दिया। अब बैंक सी ने 64 रुपये में से 12 रुपया 80 पैसा अपने रिजर्व्स में रखे, फिर उसने 51 रुपीज दूसरे। ऐसे करते 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 टोटल रिजर्व्स कितने हो जाएंगे? 89.26 रुपीज को। तो क्या होता है कि जब बैंक से निकला था तो 80 रुपया था,
फाइनली कितना हो गया 89.26 रुपीज़ टोटली। जब जो लास्ट के वाले कॉलम में दिख रहा होगा अभी आपको, किसी टेक्निकल वजह से मैं कर्सर वहाँ नहीं ले जा पा रहा हूँ। हाँ देखिए, जो के वाले कॉलम में है ना 89.26 रुपीज़ हो गया, मतलब कि जब यहाँ से निकला था यहाँ से तो 80 रुपया था, और जब यहाँ आता है तो कितना हो जाता है 89.26 रुपीज़, मतलब कि 9.26 रुपया से ये इसकी करेंसी है जो बढ़ जाती है। तो ये था हमारा लेक्चर। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि इसी इसी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन